सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को बहुत ही सहस्नेहपूर्वक नमस्कार। और दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो हिंदी साहित्य के प्रश्नों को लेकर के बनाया गया वीडियो है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये वीडियो हम सब के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। कन्हैयालाल सेठिया की प्रथम हिंदी काव्य पुस्तक वन फूल का प्रकाशन कब हुआ? 1940 में। तो कन्हैयालाल सेठिया जी की प्रथम हिंदी काव्य पुस्तक थी, उसका नाम था वन फूल और ये सन 1940 में प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कन्हैयालाल सेठिया की किस राजस्थानी काव्य कृति को साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा सम्मानित किया गया? कन्हैयालाल सेठिया की राजस्थानी काव्य कृति को साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा सम्मानित किया गया, तो वो दोस्तों है लीलटास काव्य कृति और 1976 में इसको सम्मानित किया गया था, लीलटास काव्य कृति को। चलिए, तमस उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। भीष्म साहनी का ये उपन्यास है, तमस उपन्यास है वो भीष्म साहनी का उपन्यास है। गिरती दीवारें उपन्यास के लेखक का नाम उपेंद्र नाथ अशक का ये उपन्यास है, गिरती दीवारें। तो गिरती दीवारें उपन्यास है वो उपेंद्र नाथ अशक का उपन्यास है। राग दरबारी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ये श्रीलाल शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है राग दरबारी, और ये प्रश्न कई वीडियो में पहले भी आ चुका है। तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल। सुनीता उपन्यास के उपन्यासकार का नाम जैनेन्द्र कुमार, और ये जैनेन्द्र कुमार जी का प्रसिद्ध उपन्यास है सुनीता। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक का नाम देवकीनंदन खत्री, और चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी। तो ये देवकीनंदन खत्री का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता। चलिए, रंगभूमि उपन्यास के लेखक का नाम प्रेमचंद, और ये प्रेमचंद जी का गोदान के बाद सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है रंगभूमि। चलिए, चौथे विवाह की पत्नी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ये ईला चंद्र जोशी की रचना है, चौथे विवाह की पत्नी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1800, और कई जगह दोस्तों 1801 भी देखने को मिलता है, लेकिन आमतौर पर आप जो है वो 1800 को याद रखें। दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं, कई किताबों में 100 यानी 1801 और कई में 1800, लेकिन वास्तविक रूप से 1800 के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। खड़ी बोली हिंदी को साधु भाषा किसने कहा? खड़ी बोली हिंदी को साधु भाषा किसने कहा था? खड़ी बोली हिंदी को साधु भाषा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। खड़ी बोली हिंदी को साधु भाषा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। हरिद्वार की यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम बताइए। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का यात्रा वृत्तांत है, हरिद्वार की यात्रा। चलिए, सरयू पार की यात्रा वृत्तांत के लेखक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का यात्रा वृत्तांत है, सरयू पार की यात्रा। अगला प्रश्न अपना है, मेरी लखनऊ यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम बताइए। तो ये भी भारतेंदु जी का यात्रा वृत्तांत है, मेरी लखनऊ यात्रा। चलिए, वैद्यनाथ की यात्रा वृत्तांत के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो ये यात्रा वृत्तांत भी जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा विरचित है। हमारी जापान यात्रा वृत्तांत के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का ये यात्रा वृत्तांत है, हमारी जापान यात्रा। मेरी लद्दाख यात्रा राहुल सांकृत्यायन का ये यात्रा वृत्तांत है। मेरी लद्दाख यात्रा राहुल सांकृत्यायन का ये यात्रा वृत्तांत है। चलिए, मेरी तिब्बत यात्रा भी राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। तो मेरी तिब्बत यात्रा भी राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। चलिए आगे, यात्रा के पन्ने भी राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। चलिए, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। एशिया के दुर्लभ भूखंडों में राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। तो राहुल सांकृत्यायन ने काफ़ी मात्रा में यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। चलिए, और भी हैं। रूस में 25 मास राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। रूस में 25 मास। घुमक्कड़ शास्त्र इनका प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है राहुल सांकृत्यायन का। तो ये घुमक्कड़ शास्त्र है, उसको तो जरूर याद रखें। घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत।
अप्रवासी की यात्राएं, और ये सबसे मोस्ट यात्रा वृत्तांत है डॉक्टर नगेंद्र का, ये यात्रा वृत्तांत है अप्रवासी की यात्राएं। अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र का यात्रा वृत्तांत है। सुबह के रंग यात्रा वृत्तांत के लेखक अमृत राय, अमृत राय जी हैं। सुबह के रंग यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम अमृत राय है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। तो सन 1864 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के पिता का क्या नाम था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के पिता का नाम राम सहाय द्विवेदी था। राम सहाय द्विवेदी जी इनके पिताजी का नाम था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम महावीर क्यों रखा? ये महावीर नाम है वो क्यों रखा? तो राम सहाय द्विवेदी जी को महावीर का इष्ट था, महावीर का इष्ट था, इसलिए इनका नाम महावीर रखा गया। चलिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन करना कब से आरंभ किया? कब से आरंभ किया सरस्वती का संपादन करना? तो 1903 से आरंभ किया और 1920 तक संपादन उन्होंने किया। 1903 से आरंभ करके 1920 तक उन्होंने सरस्वती का संपादन किया। आधुनिक हिंदी गद्य का जो रूप हमारे सामने है वह किसकी देन है? आधुनिक हिंदी गद्य का जो रूप हमारे सामने वह किसकी देन है? तो ये देन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये देन है, और ये देन है जो गद्य का स्वरूप हमारे सामने है वो। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का देहावसान कब हुआ? आचार्य महावीर प्रसाद का देहावसान 21 दिसंबर 1938 को रायबरेली में हुआ था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का देहावसान 21 दिसंबर 1938 को रायबरेली में हुआ था। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ? 1865 में हरियाणा प्रांत के रोहतक जिले के गुड़ियान ग्राम में। तो 1865 में हरियाणा प्रांत का जो रोहतक जिला है उसका गुड़ियान ग्राम है, उसमें बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म हुआ था 1865 में। बाल मुकुंद गुप्त ने सर्वप्रथम किस अखबार में लिखना प्रारंभ किया? तो मथुरा अखबार में उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था, मथुरा अखबार में लिखना प्रारंभ किया था। चलिए, बाल मुकुंद गुप्त अखबार चुनार के संपादक कब नियुक्त हुए? तो अखबार चुनार के संपादक हैं वो 1886 में ये नियुक्त हुए, अखबार चुनार। बाल मुकुंद गुप्त की रचनाओं का परिचय दीजिए। तो इनके रचनाओं का परिचय है शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत और गुप्त निबंधावली। गुप्त निबंधावली का ध्यान रखिए, ये प्रश्न आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। गुप्त निबंधावली है वो बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, चिट्ठे और खत भी इनकी रचना है, शिव शंभू के चिट्ठे रचना। और कहीं गुप्त निबंधावली को आप मैथिलीशरण गुप्त की रचना समझ लें तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। तो गुप्त निबंधावली बाल मुकुंद गुप्त की निबंधों की रचना है। बाल मुकुंद गुप्त का देहावसान कब हुआ? बाल मुकुंद गुप्त का देहावसान 18 सितंबर 1907 को हुआ था। 18 सितंबर 1907 को बाल मुकुंद गुप्त का देहावसान हुआ। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ? मुंशी प्रेमचंद का देहावसान 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद का देहावसान हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी के पिताजी का क्या नाम था? अजायब राय इनके पिताजी का नाम था। मुंशी प्रेमचंद जी के पिताजी का नाम अजायब राय था। चलिए, मुंशी प्रेमचंद जी की माताजी का क्या नाम था? तो श्रीमती आनंदी देवी इनकी माताजी का नाम था। मुंशी प्रेमचंद जी की माताजी का नाम श्रीमती आनंदी देवी था। मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव इनका असली नाम था। मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। चलिए, मुंशी प्रेमचंद ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो इन्होंने मर्यादा, माधुरी, हंस पत्रिकाओं का संपादन किया। मर्यादा का, माधुरी का, हंस पत्रिकाओं का संपादन किया। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित जीवनियों के नाम बताइए। ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट है। देखिए, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित जीवनियों के नाम बताइए। महात्मा शेख सादी, दुर्गादास, महात्मा शेख सादी, दुर्गादास, कलम, सिर्फ कलम इन्होंने जीवनी लिखी है, ये ध्यान में रखिए। कलम, तलवार और त्याग ये भी जीवनी है। तो महात्मा शेख सादी, दुर्गादास, कलम
तलवार और त्याग, 4 जीवनियाँ इन्होंने लिखी हैं। चलिए और भी देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा अनुवादित रचनाओं के नाम बताइए। तो अनुवादित रचनाएं भी आप देखिए, सृष्टि का आरंभ, ये भी इनकी अनुदित रचना है। आज़ाद कथा, ये भी इनकी अनुदित रचना है। दोनों चीज़ें नई है, बहुत कम किताबों में देखने को मिलती हैं। सृष्टि का आरंभ, आज़ाद कथा। अहंकार, ये रचना भी आपको याद रखनी है। हड़ताल, चांदी की डिबिया और न्याय, ये 3 रचनाएं तो आपको किताबों में देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ऊपर की जो 3 रचनाएं हैं वो कम देखने को मिलती हैं। तो इसलिए सृष्टि का आरंभ अनुवादित रचना है, आज़ाद कथा भी अनुवादित रचना है, अहंकार भी अनुवादित रचना है प्रेमचंद जी के। मुंशी प्रेमचंद जी के निबंध संग्रहों के नाम बताइए। तो कुछ विचार और साहित्य का स्वरूप, ये 2 निबंध संग्रह हैं, कुछ विचार और साहित्य का स्वरूप। चलिए, मुंशी प्रेमचंद के नाटक साहित्य का नाम बताइए। मुंशी प्रेमचंद के नाटक साहित्य तो संग्राम है, करबला है और प्रेम की वेदी है। 3 नाटक इन्होंने लिखे, संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों के नाम बताइए। तो इन्होंने काफ़ी उपन्यास लिखे और जिनमें कुछ उर्दू में लिखे गए थे और फिर उनका हिंदी अनुवाद किया गया था, और कुछ मूल रूप में हिंदी में लिखे गए थे। तो चलिए इनके देखते हैं। सेवा सदन, गोदान, इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास गोदान उपन्यास है, वो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रेमाश्रम, प्रतिज्ञा, चलिए कायाकल्प, रंगभूमि, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। गबन भी काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। रंगभूमि से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे भी जाते हैं, और सूरदास की झोंपड़ी है वो इसी रंगभूमि का अंश है। जो पाठ आप पढ़ते हो सूरदास की झोंपड़ी, वो इसी रंगभूमि उपन्यास का अंश है। गबन है वो भी काफ़ी अच्छा उपन्यास है। कर्मभूमि उपन्यास, निर्मला, ये पहले कोर्स में चलता था, आपने भी पढ़ा होगा। वरदान काफ़ी अच्छा। तो सारे के सारे ये सामाजिक धरातल पर लिखे गए उपन्यास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में ग्राम अगोना जिला बस्ती में हुआ था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में ग्राम अगोना जिला बस्ती में हुआ था। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी का क्या नाम था? पंडित चंद्रबली शुक्ल था। रामचंद्र जी शुक्ल जी के पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मिर्जापुर से प्राप्त की थी। मिर्जापुर से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पत्रिका का संपादन किया? नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया था। नागरी प्रचारिणी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर के संपादक ने हेतु वैतनिक सहायक के रूप में काशी कब आए? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी शब्द सागर के संपादन हेतु वैतनिक सहायक के रूप में काशी कब आए? तो ये काशी आए थे सन 1909-10 के लगभग। हिंदी शब्द सागर के संपादन हेतु वैतनिक सहायक के रूप में ये काशी आए थे, और ये आए थे 1909-10 के लगभग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हुई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हुई? तो ये बनारस विश्वविद्यालय में इनकी प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देहावसान कब हुआ? 1941 में, सॉरी माफ कीजिए 1941 में। 1941 में इनका देहावसान हुआ था। 1941। हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको आता है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक समालोचनाओं के नाम बताइए। तो सैद्धांतिक समालोचनाएं हैं काव्य में रहस्यवाद, रस, मीमांसा। ये सैद्धांतिक समालोचनाएं हैं काव्य में रहस्यवाद, रस, मीमांसा। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के व्यवहारिक समीक्षाओं के नाम बताइए। व्यवहारिक समीक्षाएं तो ऊपर थी सैद्धांतिक और अब हैं व्यवहारिक। तो इन्होंने जायसी ग्रंथावली की भूमिका लिखी। जायसी ग्रंथावली की भूमिका, ब्रह्मगीत सार की भूमिका इन्होंने लिखी। तुलसीदास ग्रंथावली की भूमिका, तो 3 तो इन्होंने भूमिका लिखी हैं। जायसी ग्रंथावली की भूमिका, ब्रह्मगीत सार की भूमिका, तुलसीदास ग्रंथावली की भूमिका। तीनों ये जो ग्रंथ हैं इनकी भूमिका लिखने का कार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। चलिए आगे। एक और, हिंदी शब्द सागर का जो शब्दकोश है,
हिंदी शब्द सागर का जो शब्दकोश है उसका संपादन किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो शब्दकोश है उसका संपादन किसने किया? हिंदी शब्द सागर में जो शब्दकोश था उसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। तो हिंदी शब्द सागर काफी बड़ा है और उसमें जो शब्दकोश है उसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। चलिए, गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास की यहाँ पर मूल ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन है? तो 738 कवियों का वर्णन देखने को मिलता है। कई जगह 770 भी देखने को मिला है, लेकिन मूल रूप में 738 कवियों का परिचय है। गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास के मूल ग्रंथ में 738 कवियों का परिचय देखने को मिलता है। चलिए, गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी के कितने कवि हैं? तो हिंदी के 72 कवि हैं। हिंदी के कितने कवि हैं? 72 कवियों का परिचय दिया गया है। चलिए, गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास के कुल अंशों का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास के कुल अंशों का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो ये लक्ष्मी सागर ने और हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। तो ये प्रश्न देखिए, गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास के कुल अंशों का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर लक्ष्मी सागर ने, और हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इन्होंने किया। 1952 में ये प्रकाशित हुआ और 358 कवियों का इसमें परिचय दिया गया है और 220 इसमें हिंदी के हैं। तो ये चीज ध्यान में रखने की चीज है। देखिए, एक बार पुनः इस प्रश्न को देख लेते हैं। गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास के कुल अंशों का हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर ने किया, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया और 1952 में यह प्रकाशित हुआ। 358 कवियों का कुल का परिचय है इसमें और 220 हिंदी के कवि हैं। ये ध्यान में रखने की बात है। और यहाँ कंफ्यूज ये पैदा होता है कि कुल अंशों का अनुवाद उन्होंने किया और 220 हिंदी के कवि दिखाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ हम जब गारसा दत्तासी के मूल ग्रंथ को देखते हैं तो उसमें हिंदी के 72 कवि आते हैं। तो यहाँ आप अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ 220 कवि उन्होंने दिए हैं। तो प्रश्न को पूरे विस्तार से इसको समझने की आवश्यकता है। सन 1948 में गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम बदल कर और परिवर्धित करके, नाम भी बदला और उसको परिवर्धित भी किया करके किसने प्रकाशित करवाया? मौलवी करीमुद्दीन ने इसको प्रकाशित करवाया था। नाम भी बदला था और उसको परिवर्धित भी किया था। परिवर्धित करने का मतलब है बढ़ाना। उसमें कुछ और भी अंश जोड़े थे और उसका नाम था तबकानू से सुअरा, तबकानू सुअरा नाम से। और यहां पर उन्होंने 1004 कवियों का परिचय दिया है। तो गारसा दत्तासी के मूल हिंदी साहित्य के इतिहास में 738 कवि थे और मौलवी करीमुद्दीन ने 1004 कवियों का इसमें परिचय दिया है। ये तथ्य है वो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो और इसका नाम रखा था तब कानू सुअरा नाम से इन्होंने प्रकाशित करवाया गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास को। चलिए, गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ये नाम है इसका। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी इस ग्रंथ का नाम है और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। चलिए, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम किसने, कहां से प्रकाशित किया गया या किसने प्रकाशित किया? तो ये ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ने इसको 1839 में प्रकाशित करवाया था। तो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी की जो कमेटी थी उसने 1839 में इसको सर्वप्रथम प्रकाशित करवाया था और इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम प्रकाशित ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड की ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ने 1839 में प्रकाशित करवाया था। चलिए, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी मूल ग्रंथ में कितने पृष्ठ हैं? मूल ग्रंथ में कितने पृष्ठ हैं? 2000 पृष्ठ हैं। तो इस ग्रंथ में जो मूल ग्रंथ है इसमें 2000 पृष्ठों का ये विस्तृत साहित्य है। चलिए, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ किस
क्रमानुसार लिखा गया है? किस क्रमानुसार लिखा गया है? तो यहाँ हम देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण क्रमानुसार। तो इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ किस क्रमानुसार लिखा गया है? तो अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण क्रमानुसार लिखा गया है, ए बी सी इस तरह से लिखा गया है। चलिए, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण। तो इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण के कितने भाग हैं? कितने भाग थे? तो इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण के कितने भाग थे? प्रथम संस्करण के 2 भाग हैं, भाग नहीं भाई ये, और द्वितीय संस्करण के 3 भाग। तो ये यहाँ पर भाग लिखा गया, तो भाग इसको कर लिया जाए, संशोधन कर लें। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा? सदुकड़ी भाषा कहा था। सदुकड़ी भाषा कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा था। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य हैं, वो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य थे। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य रामानुजाचार्य थे। पारिजात ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। पारिजात ग्रंथ, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ग्रंथ है। पारिजात ग्रंथ है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ग्रंथ है। चलिए, निशा निमंत्रण काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। हरिवंश राय बच्चन जी का ये काव्य संग्रह निशा निमंत्रण। चलिए, रास पंचाध्यायी नामक ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। रास पंचाध्यायी नामक ग्रंथ के रचनाकार नंददास हैं। नंददास की रचना रास पंचाध्यायी। जहांगीर जस चंद्रिका की रचना किसने की? जहांगीर जस चंद्रिका की रचना केशवदास ने की थी। केशवदास ने जहांगीर जस चंद्रिका की रचना किसने की? तीसरी कसम रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना का नाम है तीसरी कसम। लोक और आलोक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, लोक और आलोक। चलिए, संत कवियों ने नारी को किसका प्रतीक माना है? माया का प्रतीक माना है। संत कवियों ने नारी को माया का प्रतीक माना है। रस सिद्धांत नामक ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। डॉक्टर नगेंद्र का यह आलोचनात्मक ग्रंथ है रस सिद्धांत। महाकवि सूरदास नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। महाकवि सूरदास नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है महाकवि सूरदास। प्रगतिवाद नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। शिवदान सिंह चौहान की यह रचना है प्रगतिवाद नामक आलोचनात्मक रचना। चलिए, नई कविता सीमाएं और संभावनाएं। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं आलोचनात्मक रचना के रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर हैं। गिरिजा कुमार माथुर की रचना है ये। मानव मूल्य और साहित्य। मानव मूल्य और साहित्य आलोचनात्मक रचना के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। मानव मूल्य और साहित्य आलोचनात्मक रचना के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। चलिए, परंपरा की नई समीक्षा आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अमृत राय की आलोचनात्मक रचना है परंपरा की नई समीक्षा। कहानी और नई कहानी। कहानी और नई कहानी आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर नामवर सिंह की यह रचना है कहानी और नई कहानी। चलिए, छायावाद नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है छायावाद। छायावाद है वो डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ये डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक रचना है आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। चलिए, रस मीमांसा आलोचनात्मक ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है रस मीमांसा। रस मीमांसा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक रचना है। उपन्यास साहित्य देखते हैं। तो रतिनाथ की चाची उपन्यास है, उसके लेखक है नागार्जुन। रतिनाथ की चाची उपन्यास के लेखक नागार्जुन। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है वो बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। चलिए, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी ये लज्जाराम मेहता का उपन्यास है। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। भूतनाथ उपन्यास है वो देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है भूतनाथ। लीलावती किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है। लीलावती है वो किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास। जिंदे की लाश ये भी किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है। चलिए, कुसुम कुमारी किशोरीलाल गोस्वामी का ये उपन्यास है कुसुम कुमारी। सुनीता जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, प्रश्न पहले भी आ चुका है। नदी के द्वीप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का उपन्यास है नदी के द्वीप। अमिता यशपाल का उपन्यास है। अमिता है वो यशपाल का उपन्यास है।
जीजाजी पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास है। जीजाजी और पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। मेला अंचल फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। अंतराल मोहन राकेश का ये उपन्यास है। अंतराल। बलचनमा नागार्जुन का उपन्यास है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। परीक्षा गुरु। चलिए, बिगड़े का सुधार लजाराम मेहता का ये उपन्यास है। बिगड़े का सुधार। काजर की कोठरी देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। काजर की कोठरी। जासूस की भूल गोपाल राम गहमरी का ये उपन्यास है। अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का उपन्यास है। अधखिला फूल। चलिए, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का उपन्यास है। न आने वाला कल मोहन राकेश का उपन्यास है। न आने वाला कल। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का उपन्यास है। उखड़े हुए लोग। भाग्य रेखा भीष्म साहनी का उपन्यास है। भाग्य रेखा। राग दरबारी, ये पहले भी आ गया प्रश्न, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। अज्ञातवास श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। अज्ञातवास भी श्रीलाल शुक्ल का है। चलिए, आदमी का जहर श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। चारूचंद्र लेख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। चारूचंद्र लेख। अनामदास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। पुनर्नवा, ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। पुनर्नवा। चलिए, लालटेन की छत निर्मल वर्मा का उपन्यास है। लालटेन की छत। एक चितड़ा सुख निर्मल वर्मा का उपन्यास है। वे दिन, ये भी निर्मल वर्मा का उपन्यास है। वे दिन। चलिए, कहानी और उनके लेखक देखते हैं। बुद्धू का कांटा चंद्रदास शर्मा गुलेरी की कहानी है। बुद्धू का कांटा। पूस की रात प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। ताई विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक की प्रसिद्ध कहानी है। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है, जिसको आपने पढ़ा होगा। पाजेब जैनेन्द्र कुमार की प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कहानी है। पर्दा यशपाल की कहानी है। पर्दा है वो यशपाल की कहानी है। वापसी उषा प्रियमंदा की कहानी का नाम है वापसी। पंच परमेश्वर रांगे राघव की कहानी है। पंच परमेश्वर। और आप कंफ्यूज न हो इसलिए नीचे का प्रश्न भी देख लीजिएगा। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। तो दोनों कहानियां का नाम एक है और लेखक अलग अलग हैं। रांगे राघव, पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद, और दोनों ही प्रसिद्ध कहानियां हैं। ये पंच परमेश्वर है, ये मुंशी प्रेमचंद की हिंदी में पहली कहानी है, और पंच परमेश्वर रांगे राघव की है। ये सामाजिक धरातल पर बहुत प्रसिद्ध कहानी है, जो स्नातक स्तर के राजस्थान के कोर्स में चलती है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। दुलाई वाली बंग महिला की कहानी है। राजेंद्र बाला घोष जिसको कहते हैं, 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। ग्राम जयशंकर प्रसाद की कहानी है और इंदु पत्रिका में 1911 में प्रकाशित हुई। रक्षाबंधन विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी है और ये 1913 में प्रकाशित हुई कहानी भी है, और इसी नाम से एक कहानी संग्रह भी है इनका। कानों में कंगना राधिका रमन प्रसाद सिंह की ये कहानी है। कानों में कंगना। उसने कहा था चंद्रदास शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की कहानी है। राजा भोज का सपना। चलिए, मेले का ऊंट बाल मुकुंद गुप्त की कहानी का नाम है। मेले का ऊंट। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। 11 वर्ष का समय। बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी और कफन, ये तीनों कहानियां वो मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं। बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी और मुंशी प्रेमचंद की कहानियां। बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी और कफन, तीनों मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां हैं। हार की जीत सुदर्शन की कहानी भी है और एक और भी है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। हार की जीत भी 2 कहानियां हैं। इक्के वाला विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी है। इक्के वाला विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी है। चलिए, सुखमय जीवन चंद्रदास शर्मा गुलेरी की कहानी है। सुखमय जीवन। बुद्धू का कांटा चरित्र प्रधान कहानी है। बुद्धू का कांटा है वो चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी की चरित्र प्रधान कहानी है। प्रेमचंद के साहित्य का मुख्य स्वर समाज सुधार है। प्रेमचंद के साहित्य का मुख्य स्वर समाज सुधार है। कल्प मंदिर कहानी संग्रह है और विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक का ये कहानी संग्रह जिसका नाम है कल्प मंदिर। चलिए, चित्रशाला कहानी संग्रह और विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक का कहानी संग्रह चित्रशाला। जयशंकर प्रसाद के साहित्य का मूल स्वर भारतीय संस्कृति का गौरवगान। जयशंकर प्रसाद के साहित्य का मूल स्वर भारतीय संस्कृति का गौरवगान।
जैनेन्द्र की कहानियों की विशेषता, दर्शन और मनोविज्ञान का समावेश। जैनेन्द्र की कहानियों की जो मुख्य विशेषता और दर्शन और मनोविज्ञान का समावेश है। पिंजरे की उड़ान, और ये कहानी संग्रह यशपाल का कहानी संग्रह है। चलिए, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ कहानी संग्रह है, और ये यशपाल का कहानी संग्रह तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ। ज्ञानदास कहानी संग्रह है और ये यशपाल का कहानी संग्रह है। फूलों का कुर्ता, और ये कहानी संग्रह और यशपाल का कहानी संग्रह है। चलिए, आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, ये कहानी संग्रह और ये जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह। आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल। चलिए आगे देखते हैं। पेरम्बेलेटर, कच्चे धागे, दो अंधेरे, मुहबंद, पूर्ति, चांद चलता रहा। पेरम्बेलेटर, कच्चे धागे, दो अंधेरे, मोहबंद, पूर्ति, चांद चलता रहा। उषा प्रियवंदा की कहानियां हैं। उषा प्रियवंदा की कहानियां प्रसिद्ध कहानियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, कोई एक दूसरा, कितना बड़ा झूठ। जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, कोई एक दूसरा, कितना बड़ा झूठ, ये उषा प्रियवंदा के कहानी संग्रह है। जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, कोई एक दूसरा, कितना बड़ा झूठ, उषा प्रियवंदा के कहानी संग्रह है। चलिए, चक्कर कलब, न्याय का संघर्ष, बात बात में, निबंध संग्रह है, और ये यशपाल के निबंध संग्रह। चक्कर क्लब, न्याय का संघर्ष, बात बात में, निबंध संग्रह, यशपाल के निबंध संग्रह है। चलिए, ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। घरौंदा, सीधा साधा रास्ता, हुजूर, काका, विषाद मठ, कब तक पुकारूं, प्रोफेसर, छोटी सी बात, बंदूक और बीन। तो इतने देखते हैं, बाद में और देखते हैं। घरौंदा, सीधा साधा रास्ता, हुजूर, काका, विषाद मठ, कब तक पुकारूं, प्रोफेसर, छोटी सी बात, बंदूक और बीन, उदेरे, कल्पना, आखिरी आवाज, धरती मेरा घर। उदेरे, कल्पना, आखिरी आवाज, धरती मेरा घर। डॉक्टर, रांगी राघव की ये सारे के सारे उपन्यास हैं। रांगी राघव के उपन्यास हैं। चलिए एक बार सबको पुनः देख लेते हैं। घरौंदा, सीधा साधा रास्ता, हुजूर, काका, विषाद मठ, कब तक पुकारूं, प्रोफेसर, छोटी सी बात, बंदूक और बीन, उदेरे, कल्पना, आखिरी आवाज, धरती मेरा घर और डॉक्टर, ये रांगी राघव के उपन्यास हैं। चलिए, दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, झूठा सच, 12 घंटे, ये यशपाल के उपन्यास हैं। तो दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, झूठा सच, ये और इसके अलावा 12 घंटे, ये सारे के सारे यशपाल के उपन्यास हैं। जैनेन्द्र की संपूर्ण कहानियां संकलित हैं। तो जैनेन्द्र की कहानियां 10 भागों में, तो नाम है जैनेन्द्र की कहानियां और ये 10 भागों में संकलित हैं। सवाल सत्यार्थी के कुछ साक्षात्कार विष्णु पंकज के द्वारा संपादित किन किन ग्रंथों में प्रकाशित हुए हैं। सवाल सत्यार्थी के साक्षात्कार विष्णु पंकज द्वारा संपादित किन किन ग्रंथों में प्रकाशित हुए हैं। तो संवाद में, यादगार मुलाकातें में, बातचीत, उल्लेखनीय बातचीत में और उल्लेखनीय साक्षात्कार में। तो संवाद में, यादगार मुलाकातें में, बातचीत में और उल्लेखनीय उल्लेखनीय साक्षात्कार हैं आदि ग्रंथों में ये प्रकाशित हुए हैं और इनका संपादन विष्णु पंकज ने किया है। और सवाल सत्यार्थी के ये साक्षात्कार हैं। तो संवाद में, यादगार मुलाकातें में, बातचीत में, उल्लेखनीय साक्षात्कार आदि ग्रंथ में। चलिए, बातें मुलाकातें नामक साक्षात्कार संग्रह में सवाल सत्यार्थी जी ने किन किन के साक्षात्कारों का संग्रह किया है। तो देखिए, निराला का, पंत का, बच्चन जी का, वृंदावन लाल वर्मा का। तो निराला, पंत, बच्चन, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अशक, यशपाल, भगवती चरण वर्मा। उपेंद्र नाथ अशक, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, सियाराम शरण गुप्त, मनमथ नाथ गुप्त, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, कृष्णचंद्र, जगन्नाथ प्रसाद मिलिन, देवी दयाल चतुर्वेदी, क्षेमचंद सुमन और गोपाल दास नीरज। तो एक बार पुनः बोल देता हूं और इसको तो रोक रोक कर आराम से देख लें। निराला, पंत, बच्चन, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अशक, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, सियाराम शरण गुप्त, मनमथ नाथ गुप्त, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, कृष्णचंद्र, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, देवी दयाल चतुर्वेदी, क्षेमचंद सुमन, गोपाल दास नीरज, इनके ये साक्षात्कार हैं। ये बातें मुलाकातें में संग्रहित हैं। चलिए, मैंने इनसे पूछा, वार्ता अथवा
वार्ता अथवा साक्षात्कार साहित्य के रचनाकार का नाम बताइए। सवाल सत्यार्थी का ये साक्षात्कार साहित्य है, मैंने इनसे पूछा। चलिए, आम के जंगल एक प्यास, आम के जंगल एक प्यास, एक प्रयास पहेली, दो जोड़ी आंखें, तलाश आदि कहानियों के लेखक का कौन है? तो आम के जंगल, एक प्यास, एक प्रयास पहेली, दो जोड़ी आंखें, ये राजेंद्र अवस्थी की कहानियां हैं। चलिए, उतरते ज्वार की सीपियां, जंगल के फूल, सूरज किरण की छांव, न जाने कितनी आंखें, ये राजेंद्र अवस्थी की कौन सी रचना है? उपन्यास रचना है। उतरते ज्वार की सीपियां, जंगल के फूल, सूरज किरण की छांव, जाने कितनी आंखें राजेंद्र अवस्थी के उपन्यास हैं। चलिए और देखते हैं। चितवन की छां है, आंगन का पंछी, बंजारा मन, कदम की फूली डाल, शिरीष की याद आई, यह ध्यान में रखना, शिरीष की याद आई, भाव पुरुष श्री कृष्ण, लागू रंग हरी, लागू रंग हरी, नैरतर्य और चुनौती, नैरतर्य और चुनौती, नैरतर्य और चुनौती, ये डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह हैं। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह हैं। देखिए, चितवन की छां है, आंगन का पंछी, बंजारा मन, कदम की फूली डाल, शिरीष की याद आई, भाव पुरुष श्री कृष्ण, लागू रंग हरी, नैरतर्य और चुनौती, ये डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह हैं। चलिए, रीति विज्ञान, हिंदी शब्द संपदा, साहित्य की चेतना, तीन चीज हैं। ये विद्यानिवास मिश्र के समालोचनात्मक ग्रंथ हैं। रीति विज्ञान, हिंदी शब्द संपदा, साहित्य की चेतना, ये तीनों समालोचनात्मक ग्रंथ हैं। चलिए आगे। राजेंद्र अवस्थी ने संपादन किया तो सारिका, नंदन, कादम्बिनी, ये साप्ताहिक हैं। हिंदुस्तान का संपादन उन्होंने किया, सारिका का, नंदन का, कादम्बिनी साप्ताहिक हिंदुस्तान का संपादन किया। और देखिए, सारथी का सह संपादक के रूप में संपादन किया। तो सारिका का, नंदन का, कादम्बिनी का, साप्ताहिक हिंदुस्तान का संपादन किया संपादक के रूप में, और सारथी का सह संपादक के रूप में उन्होंने संपादन किया। मोहन राकेश ने संपादन किया प्रसिद्ध कहानी पत्रिका सारिका का। तो मोहन राकेश ने, सारिका का संपादन है वो मोहन राकेश ने भी किया, और ऊपर आप देखिएगा कि सारिका का संपादन राजेंद्र अवस्थी ने भी किया था। दोनों चीजें देख लीजिएगा। तो मोहन राकेश ने भी सारिका का संपादन किया था और राजेंद्र अवस्थी ने भी सारिका का संपादन किया था। अंधेरे बंद कमरे, नीली रोशनी की बाहें, अंतराल, और ये तीनों उपन्यास हैं मोहन राकेश के उपन्यास हैं। अंधेरे बंद कमरे, नीली रोशनी की बाहें, अंतराल उपन्यास हैं मोहन राकेश के उपन्यास हैं। इंसान के खंडहर, इंसान के खंडहर, नए बादल, आपके साए, इंसान के खंडहर, नए बादल, आपके साए, एक एक दुनिया, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, ये तो आपने पढ़ा होगा। तो इंसान के खंडहर, नए बादल, आपके साए, एक एक दुनिया, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, मोहन राकेश के कहानी संग्रह, मोहन राकेश के कहानी संग्रह हैं। इंसान के खंडहर, नए बादल, आपके साए, एक एक दुनिया, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी। चलिए, दूध और दांत, दूध और दांत मोहन राकेश का एकांकी संग्रह, ये नया प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखें। दूध और दांत मोहन राकेश का एकांकी संग्रह। परिवेश मोहन राकेश का निबंध संग्रह का नाम है, परिवेश मोहन राकेश का निबंध संग्रह है। आखिरी चट्टान मोहन राकेश का यात्रा वृतांत है, आखिरी चट्टान मोहन राकेश का यात्रा वृतांत। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये तीन नाटक तो आपने पहले पढ़े हैं। लेकिन चौथा नाटक पैरों तले की जमीन, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। पैरों तले की जमीन मोहन राकेश का नाटक है, और ये मोहन राकेश के नाटक हैं। आप तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और पैरों तले की जमीन मोहन राकेश के नाटक हैं। चलिए, आदि और अंत, संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, विष्णु प्रभाकर के कहानी संग्रह है। तो आदि और अंत, संघर्ष के बाद और धरती अब भी घूम रही है, तीनों कहानी संग्रह हैं, वो विष्णु प्रभाकर के कहानी संग्रह हैं। ढलती रात और सौपनमयी, ढलती रात और सौपनमयी विष्णु प्रभाकर के उपन्यास हैं। नव प्रभात और डॉक्टर
ये विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं। नव प्रभात और डॉक्टर विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं। चलिए, 10 बजे रात, प्रकाश परछाई, 12 एकांकी, अशोक, ये रेखाएं ये दायरे, क्या दोषी था? 10 बजे रात, प्रकाश परछाई, 12 एकांकी, अशोक, ये रेखाएं ये दायरे, क्या दोषी था? विष्णु प्रभाकर के एकांकी संग्रह हैं। 10 बजे रात, प्रकाश परछाई, 12 एकांकी, अशोक, ये रेखाएं ये दायरे, क्या दोषी था? ये विष्णु प्रभाकर के एकांकी हैं। ममता का विष, ये विष्णु प्रभाकर का रेडियो एकांकी है। ममता का विष विष्णु प्रभाकर का रेडियो एकांकी है। चलिए, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक प्रवाह। तो अशोक के फूल, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक प्रवाह, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह का नाम है सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर। सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर। चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया था। चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस अकादमी के अध्यक्ष भी रहे? उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के ये अध्यक्ष रहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए, नवरस सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप, हिंदी नाट्य विमर्श। तो नवरस सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप, हिंदी नाट्य विमर्श बाबू गुलाब राय के काव्य शास्त्रीय रचनाएं हैं। बाबू गुलाब राय की काव्य शास्त्रीय रचनाएं नवरस सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप और हिंदी नाट्य विमर्श। चलिए, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, ये देखिएगा, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, अध्ययन और आस्वाद, हिंदी काव्य विमर्श। तो हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, अध्ययन और आस्वाद, हिंदी काव्य विमर्श बाबू गुलाब राय की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, अध्ययन और आस्वाद, हिंदी काव्य विमर्श, ये तीनों बाबू गुलाब राय की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। ठलुआ कलप, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, मेरे निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे। ठलुआ कलप, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, मेरे निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे। मनोवैज्ञानिक निबंध है इनके, नहीं सॉरी, मनोवैज्ञानिक निबंध और राष्ट्रीयता, जीवन रश्मियां, ये बाबू गुलाब राय के निबंध संग्रह हैं। तो देखिए, ठलुआ कलप, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, मेरे निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे, मनोवैज्ञानिक निबंध नाम की भी रचनाएं हैं। राष्ट्रीयता, जीवन रश्मियां, बाबू गुलाब राय के ये निबंध संग्रह हैं। ठलुआ कलप, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, मेरे निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे, मनोवैज्ञानिक निबंध, राष्ट्रीयता, जीवन रश्मियां। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और ये जो वीडियो था काफ़ी बड़ा था, 183 प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत किया गया। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और साथ ही साथ पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। और वीडियो के प्रश्न एक बार याद न हो तो 5 से 7 दिन के बाद आप वीडियो को पुनः देखें, तो उसका दौरान हो जाएगा। तुरंत देखने में तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन 5 दिन 7 दिन बाद में आप अगर रिपीट करोगे तो ये प्रश्न आपकी जबान पर नाचने लग जाएंगे। क्योंकि हम अगर तैयारी करते हैं तो तैयारी करने का फॉर्मूला ये होता है कि एक वीडियो को हमने आज देख लिया, फिर 3 दिन बाद हम दोबारा देखते हैं तो वो प्रश्न हमें आधे से ज़्यादा याद होते हैं, तो इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। तो हम किसी भी वीडियो को देखें तो एक दिन सरसरी दृष्टि से पूरा देख करके फिर दूसरे दिन छोड़कर तीसरे चौथे दिन हम देखें, तो उसमें यानी काफ़ी अपनी तैयारी है वो मजबूत होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपके कमेंट के द्वारा सूचित जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। खुश रहिए, मस्त रहिए, निरोग रहिए और घर पर रहिए और तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।